वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। दूध का संगठन यानी मिल्क कंपोजिशन पर स्टेम, वसा यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, एंजाइम्स तथा जल तथा वसा ये सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है। ये दूध में निलंबन यानी सस्पेंशन के रूप में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ में 7.9%। 1 ग्राम वसा के दहन से 9.3 kg कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तब वसा में ए, डी, ई के विटामिन घुले रहते हैं। तब वसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 से लेकर 0.94 होता है। तब प्रोटीन मुख्यतः कैल्शियम 80% पाई जाती है तथा एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। 0.5% नाइट्रोजन तब प्रोटीन पाइस यानी कोलाइड्स के रूप में पाई जाती है। दूध में प्रोटीन का निर्माण जेलोड विधि द्वारा या पाइनेज विधि द्वारा किया जाता है। निर्धारण इसका दूध प्रोटीन का निर्धारण जेलोड विधि या पाइनेज विधि द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट दूध की शर्करा दुग्ध यानी लैक्टोज होती है तथा दूध में औसत 4.5 से लेकर 4.8% तक पाई जाती है। दुग्ध में दुग्ध घोल सॉल्यूशन या घोल के रूप में पाई जाती है। लैक्टोज दूध में सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव है, परंतु दूध में अस्थिर क्योंकि जीवाणु की किण्वित कर लैक्टोज अम्ल में बदल देते हैं तथा दुग्ध ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बराबर डाइसैकेराइड साहिवाल गाय में 5% पाया जाता है। तो खनिज लवण मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस तथा खनिज लवणों की मात्रा 1% से भी कम पाई जाती है। तो खनिज लवण दूध में घोल के रूप में पाया जाता है। तो फेरस यानी लोहे की कमी पाई जाती है। विटामिन वसा में विले ए, डी, ई के तथा जल में विले बी, सी पाए जाते हैं। विटामिन सी की कमज़ोर साधन है। तथा एंजाइम्स दूध में लाइपेज, फास्फोफेटेज, प्रोटेएज, लैक्टेज, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। जल दूध में 80 से 90% तक पाया जाता है। तो कंपोजिशन ऑफ मिल्क जो आप खुद देख सकते हैं, इसको जो निम्न प्रकार के हैं। खीस तुरंत ब्याई हुई मादा पशुओं के आयन से जो प्राप्त होने वाला एक विशेष स्राव जो कि रासायनिक संगठन एवं भौतिक स्वरूप में दूध से भिन्न होता है, वह जो गर्म करने पर फट जाता है वह खीस कहलाता है। सामान्य खीस पशुओं के ब्याने के 2 से 5 दिन बाद दूध में परिवर्तन हो जाता है। तथा खीस का पीला रंग कैरोटीन की अधिक मात्रा के कारण होता है तथा इसका आपेक्षिक घनत्व 1.04 से लेकर 1.08 तक होता है। इसमें ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन की मात्रा अधिक होती है जो प्रोटीन होते हैं। इसका स्वाद खारा तथा गंध में सामान्य दूध से भिन्न होता है। इसकी प्रकृति अम्लता दूध से अधिक 0.2 से लेकर 0.6% होती है। तथा हिमांक भी दूध का अधिक होता है तो -0.603 डिग्री सेल्सियस होता है। तब विद्युत सचालकता भी दूध से अधिक होती है। दूध की अपेक्षा खीस में विटामिन ए, बी, सी, डी अधिक होता है। खीस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है जो बच्चों को नेत्र संबंधी रोगों से बचाती है। खीस का संगठन जो निम्न प्रकार है, आप खुद देख सकते हैं उसमें। स्वच्छ दूध का उत्पादन क्लीन मिल्क प्रोडक्शन स्वस्थ पशुओं से स्वस्थ वातावरण में साफ हाथों से स्वच्छ बर्तन में निकाला गया दूध स्वच्छ दूध कहलाता है। तो दूषित दूध आँखों से दिखाई देने वाली गंदगी और आँखों से नहीं दिखाई देने वाली गंदगी
तो पहले आंखों से दिखाई देने वाली गंदगी कौन से हैं, जैसे चारा के टुकड़े हो गए, बाल, गोबर, मिट्टी, मक्खी, मच्छर। इसको कपड़े या छन्नी से छान कर अलग किया जा सकता है। आंखों से नहीं दिखाई देने वाली गंदगी जैसे जीवाणु, सूक्ष्मजीवी तथा दूध के अंदर अशुद्धियों के कारण एक तो पशु द्वारा, पशुशाला द्वारा, गौवाले द्वारा, वातावरण जैसे मक्खी, मच्छर, धूल, मिट्टी आदि, दूषित जल द्वारा, चारे दाने द्वारा तथा दूध निकालने जाने वाले बर्तनों द्वारा तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशु स्वास्थ्य एवं सफाई का, दूध दोहने वाले मनुष्य का स्वास्थ्य एवं सफाई का, पशुशाला की सफाई एवं बनावट का, दूध दोहने वाले बर्तनों की सफाई एवं बनावट का। इसके लिए विशेष प्रकार की बनाई गई छोटे मुंह वाले बाल्टी का प्रयोग ली जानी चाहिए तथा दूध निकालने की विधियाँ और पशुशाला से दूध को हटाना तथा पशु को चारा खिलाने की विधि। पशु को चारा दूध निकालने के लगभग 1.5 से या 2 घंटे पहले या चारा दूध निकालने के पश्चात खिलाना चाहिए। तथा दूध निकालने वाली मशीनों की सफाई करें, दूध को छानना तथा दूध को ठंडा करना। दूषित दूध से टीबी, आंत्र ज्वार, अतिसार, पाबल, लाश, हैजा, आंत्रशोथ आदि बीमारियां हो सकती हैं। दूध का परीक्षण, दूध का मिल्क प्रिजर्वेशन सर्वाधिक प्रकोप जीवाणु द्वारा होता है। तो निम्न विधि है इसमें पास्तुरीकरण यानी पास्चुरलाइजेशन। ये शब्द की उत्पत्ति फ्रांस के लुईस पास्चर के नाम से हुई है। इसमें 90% जीवाणु नष्ट हो जाते हैं परंतु जीवाणु के बीजाणु जीवित रहते हैं। पास्तुरीकरण की विधियाँ, निम्न ताप दीर्घकालीन विधि, धारण विधि बोलते हैं इसको, LTLT या होल्डिंग मेथड। इस विधि में दूध को 61.8 डिग्री सेल्सियस या 145 फ़ारेनहाइट ताप पर 30 मिनट तक गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है तथा उच्च ताप अल्पकालीन विधि HTST, इससे सतत पास्तुरीकरण भी कहते हैं। इस विधि में दूध को 71.1 डिग्री सेल्सियस या 160 फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड तक गर्म करके ठंडा कर लिया जाता है। फ्लैश विधि, इस विधि में दूध को लगभग 80 डिग्री से टेम्परेचर या 175 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सुंडा, अल्ट्रा हाई तापमान, इस विधि में दूध को 148 डिग्री तापमान पर 1 से 5 सेकंड तक गर्म करने के बाद तुरंत 10 डिग्री तापमान पर ठंडा करते हैं। निर्जमीकृत दूध का पनीर, दही कभी नहीं बन सकता क्योंकि कभी खट्टा नहीं होता। तो निर्जमीकरण और या जीवाणु हनन स्टरलाइजेशन, इसमें उद्देश्य सभी हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट करना है। दूध को वाष्प की सहायता से उच्च दाब पर 112 से 115 डिग्री सेल्सियस या 200 से 211 फ़ारेनहाइट ताप पर 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सुंडा, इस विधि में दूध को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करते हैं। दूध का अवशीतन या चिलिंग ऑफ मिल्क, दूध को 4 डिग्री तापमान पर दूरस्थ गांवों की डेयरियों पर थोड़े समय 10 से 12 घंटे के लिए संग्रहित करना अवशीतन कहलाता है। तो दूध का समिश्रण, इस विधि द्वारा दूध की वसा गोलियों को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि दूध को संग्रहित करते समय दूध के ऊपर क्रीम परत के रूप में वसा एकत्रित न हो सके और ये सारे दूध के समान रूप से उपस्थित रह सके। अर्थात देखो, दूध का समिश्रण में इस विधि द्वारा दूध की वसा गोलियों के रूप
गोलियों को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि दूध को संग्रहित करते समय दूध के ऊपर क्रीम परत के रूप में वसा एकत्रित ना हो सके और यह सारे दूध के समान रूप से उपस्थित रह सके। दूध को बाद में बोतलों में भरना हो तो उसे समिश्रण कर लिया जाता है। तो राजस्थान में वैज्ञानिक मान के अनुसार दूध में वसा एवं वसा की रहित ठोस पदार्थ की न्यूनतम मात्रा इस प्रकार होनी चाहिए, जैसे पशु गाय में 3.5 और वसा रहित 8.5 और भैंस में वसा 6% तथा वसा रहित ठोस पदार्थ 9%। दुग्ध की गुणवत्ता एवं परीक्षण यानी मिल्क क्वालिटी टेस्ट स्वास, स्वाद, स्वरूप, अम्लता, वसा प्रतिशत एवं अपेक्षित घनत्व, इन सब गुणों के आधार पर ही दूध की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो दूध उत्पादन का स्तर पर गुणवत्ता का निर्धारण दुधारू पशुओं का तापेदिक या संक्रमिक या गर्भपात जैसी संक्रामक बीमारियों का समय समय पर परीक्षण करना चाहिए। ग्रसित पशुओं को हटा देना चाहिए। थनैला ग्रसित पशुओं का दूध अलग निकालना चाहिए, कोई काम में नहीं लेना चाहिए। डेयरी संयंत्र या दूध फैक्ट्री को संशोधित करने से पूर्व दूध की शुद्धता या ताजेपन की जांच के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं जिन्हें चबूतरे परीक्षण या प्लेटफॉर्म टेस्ट कहा जाता है। तो ज्ञान इंद्रिय परीक्षण इसके अंतर्गत मुख्य स्वरूप 3 परीक्षण किए जाते हैं: स्वास यानी फ्लेवर, स्वाद टेस्टिंग, दर्शन एप्रोइज। तो मिल्क फैक्चर में दूध को में मिलाकर उसके रंग का पता लगाया जाता है। तो गाय का दूध हल्का पीलापन या भैंस का सफ़ेद होना चाहिए। यदि रंग में हल्का लालपना, नीलापना या मटमैला मिलावटी दूध है तो दूध को सूंघकर उसकी गंध का पता लगाया जाता है। यदि दूध की गंध खटास लिए हैं तो वह दूध ताज़ा नहीं है, स्वाद में पता चलता है। यदि दूध खट्टा है तो वह दूध का कुछ समय तक रखा हुआ है और यदि दूध का स्वाद मीठा है तो उसे में चीनी मिलाई गई है। COB टेस्ट उबाल कर फटने का परीक्षण ताजे एवं शुद्ध दूध की अम्लता 0.12 से लेकर 0.18% होती है। कभी कभी जीवाणु द्वारा अम्लता 0.32% या इससे अधिक। ये परीक्षण किस परीक्षण के लिए किया जाता है? परख नली में 15 ml दूध लेकर गर्म करते हैं और गर्म करने पर दूध फट जाता है तो दूध खराब या रखा हुआ या खीस मिला हुआ है। तो अम्लता परीक्षण एसिडिटी टेस्ट अम्लता दो प्रकार से करते हैं। इसका देखिए प्राकृतिक और विकसित अम्लता 2 प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक अम्लता में दूध में फास्फेट, साइट्रिक लवण, कैसीन, एल्ब्यूमिन या CO2 के कारण होती है, जो ताज़े दूध में 0.12 से लेकर 0.18 के मध्य होती है। तब विकसित अम्लता दूध में कुछ समय तक रखे रहने पर उसमें जीवाणु की क्रिया करके अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्रिया स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस ग्रुप जीवाणु के द्वारा संभव है। तथा अम्लता परीक्षण के सिद्धांत अम्लता प्रतिशत बराबर प्रयोग में की गई N/9 NOH का आयतन ml इंटू 0.01 इंटू 100 बटा दूध की मात्रा ml में। तो N/10 को NOH के घोल का यूज करने 0.01 के स्थान पर 0.009 के अंश का गुणा करें। तब यूनिट में बीकर द्वारा N/9 NOH भर कर रीडिंग लेते हैं। पिपेट द्वारा 1 ml फिनोनेफ्थलीन सूचक डालकर कांच की छड़ में मिलाते हैं। लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण, इसके द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध शुद्ध पानी का इकाई आयतन का भार सदैव 1 माना जाता है। तो दूध में पानी एवं सेपरेट दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। उपकरण
लैक्टोमीटर, फ्लेडिंग डेयरी थर्मामीटर, लैक्टोमीटर जार, बीकर और पेटी डिश। लैक्टोमीटर ये एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है जो दूध का अपेक्षित घनत्व मालूम करने के लिए काम में आता है। 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है बल्ब, इसमें पारा भरे हुए छर्रे होते हैं। दूसरा बॉडी जो खोखली होती है। तीसरा स्टेम जो 0 से लेकर 40 तक निशान होते हैं ऊपर से नीचे की ओर। फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर ये दूध का तापमान ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। इसे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 220 फ़ारेनहाइट तक निशान लगे होते हैं। आजकल सेंटीग्रेड थर्मामीटर का यूज करते हैं जिसमें 0 से लेकर 100 सेंटीग्रेड तक निशान होते हैं। सेंटीग्रेड से बने लैक्टोमीटर के लिए उपयुक्त होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व बराबर 1 प्लस संशोधित लैक्टोमीटर रीडिंग CLR बटा 1000 तथा दूध की CLR बराबर होता है LR प्लस तापमान या तापक्रम संशोधन। तथा दूध का वसा परीक्षण, इसमें वसा को निकालकर दूध का दूध का वसा परीक्षण, दूध से वसा निकालकर दूध का अपमिश्रण किया ज़्यादा अधिक प्रचलित है। इसके लिए दूध के इस प्रकार से अपमिश्रण का पता लगाने के लिए वसा परीक्षण किया जाता है। तो घबर विधि उत्तम है। घबर विधि, इस विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल और एमाइल अल्कोहल की एक निश्चित मात्रा दूध की एक निश्चित मात्रा में विटेरोमीटर में मिलाई जाती है। मिश्रण के ठीक प्रकार से हिलाकर अपकेंद्रीय कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध की वसा विटेरोमीटर के स्टेम में एकत्रित हो जाती है और वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। अर्थात गोबर विधि में, इस विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल और एमाइल अल्कोहल की एक निश्चित मात्रा दूध के एक निश्चित मात्रा में विटेरोमीटर में मिलाई जाती है। तो मिश्रण के को ठीक प्रकार से हिलाकर अपकेंद्रित कर लिया जाता है। तो ऐसा करने से दूध में जो वसा विटेरोमीटर के स्टेम में एकत्रित हो जाती है और वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात की ली जाती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में दूध की केसिन को घोल देते हैं। इसके कारण दूध की वसा इन घोल से निलंबित होकर अपकेंद्रीय बल द्वारा अलग हो जाती है। एमाइल अल्कोहल वसा में इस घोल को पृथक करने के लिए सहायता करता है।